छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी मूर्धा, सी तालु या ऑप्शन डी दंत। तो देखिए वैसे तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यह वर्ण कहलाता है एक संयुक्त वर्ण। याद रखिएगा यह वर्ण है एक संयुक्त वर्ण जो कि बना होता है क धन स के योग से। याद रखिएगा ये जो वर्ण है ये बनता है क धन स के योग से। एक तो ये बात क्लियर कर लीजिए। दूसरा आपसे पूछा गया है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अनुसार ना देखें, देखिए क का उच्चारण होता है कंठ, ये आपको पता होना चाहिए कि क का जो उच्चारण है वह होता है कंठ से, ठीक है, और स का उच्चारण होता है मूर्धा से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह कहलाएगा कंठ मूर्धन्य। याद रखिएगा छ कैसा वर्ण है? छ कहलाएगा कंठ मूर्धन्य व्यंजन। अगला प्रश्न है, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? ए अरबी, बी संस्कृत, सी फारसी या ऑप्शन डी हिंदी। तो देखिए कबूतर किस भाषा का शब्द होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर फारसी भाषा का मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए छ, बी त्र, सी ज्ञ या ऑप्शन डी र। तो राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि छ, त्र और ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त वर्ण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि र संयुक्त वर्ण नहीं है। याद रखिएगा छ किसके संयुक्त से बनता है? त्र और ज्ञ, ये तीनों किन वर्णों के मेल से बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा। तो याद रखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या ऑप्शन डी विदेशज। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि रचना की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? तो राइट आंसर याद रखना है आपको ऑप्शन डी विदेशज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अंक, बी नैना, सी दादा या डी अक्षी। तो देखिए आंख शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा अक्षी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यौगिक शब्द में, क्योंकि आपको पता है कि यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बनते हैं। तो धर्मशाला रचना के आधार पर आएगा यौगिक शब्द पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण कैसा शब्द है? ए तद्भव, बी देशज, तत्सम या ऑप्शन डी विदेशज। तो देखिए अनुकरण कैसा शब्द है, तो याद रखिएगा अनुकरण है तत्सम शब्द। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुकरण कैसा शब्द है, तो अनुकरण हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर नाच रहा है वाक्य में मोर शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए मोर नाच रहा है वाक्य में मोर कैसा शब्द होगा? तो मोर हो जाएगा जातिवाचक शब्द। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या अव्यय है? तो राइट आंसर क्या होगा कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में वह हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संज्ञा गलत है और विशेषण और ऑप्शन डी तो गलत है, सर्वनाम राइट आंसर होगा, वह बाजार जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी सर्वनाम व संज्ञा या डी क्रिया। तो देखिए विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण की परिभाषा क्या कहती है कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, अलग अलग नहीं होगा, संज्ञा व सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है?
ऑप्शन ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्ता कारक या डी कर्म कारक। तो राइट आंसर क्या होगा कि राम कलम से लिखता है, वाक्य में कारक होगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, करण कारक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि राम कलम से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, से, राम कलम से लिखता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कस्तूरी, बी घोषणा, सी झील या ऑप्शन डी सदन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिए कस्तूरी और घोषणा और झील ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिए, कस्तूरी, घोषणा और झील ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और राइट आंसर होगा सदन। सदन पुल्लिंग शब्द होता है और झील, घोषणा और कस्तूरी स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा, और सदन है पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कपट, बी मूर्खता, सी सुंदरता या डी निद्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए कपट। कपट यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी मूर्खता, सुंदरता और निद्रा ये तीनों ही यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण कारक या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? तोता डाली पर बैठा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर अधिकरण कारक की विभक्ति पर का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, यहाँ पर होगा तोता डाली पर बैठा है, तो राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? ए समाचार पत्र, बी चिड़िया, सी तिजोरी या डी हस्ताक्षर। तो राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है, हस्ताक्षर राइट आंसर होगा। ऐसा शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कमला, बी शारदा, सी रमा या डी दुर्गा। तो राइट आंसर क्या होगा? बागेश्वरी शब्द का पर्याय शब्द कौन सा होगा? तो देखिए बागेश्वरी किसका पर्याय होता है? सरस्वती जी का। ठीक है, याद रखिएगा, बागेश्वरी किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती जी का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा, क्योंकि शारदा भी किसका पर्याय होता है? सरस्वती जी का। तो याद रखिएगा बागेश्वरी और शारदा ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं और कमला और रमा ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? कृतघ्न कहा जाएगा या धोखेबाज, जालसाज या कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना माने या ना मानता हो, तो ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में और पूछा भी गया है कि जो किए गए उपकार को ना माने उसे कहा जाता है कृतघ्न, और जो किए गए उपकार को मानता है वह होता है कृतज्ञ। दोनों ही याद कर लीजिए, जो किए गए उपकार को माने वह कृतज्ञ होगा और जो किए गए उपकार को ना माने वह कृतज्ञ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आलोचक, बी पर निंदक, सी सर्वनिंदक या ऑप्शन डी पर छिद्रान्वेषी। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था इसलिए लिया गया है, तो याद रखिएगा कि जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो के लिए एक शब्द होगा पर छिद्रान्वेषी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी नहीं भरना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए प्रसन्न होना, बी निराश ना होना, सी संतोष ना होना या डी विश्वास ना होना। तो देखिए जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी संतोष ना होना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जी ना भरना यानी संतोष ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा? सपरिवार में उपसर्ग आपको बताना है कि किस उपसर्ग का प्रयोग है। सरल प्रश्न है और सभी का सही होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा स। सपरिवार में उपसर्ग होगा स। ठीक है, तो यह था आज की क्लास का
लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।